हिमाचल पॉलिटिक्स में क्राइसिस देखने के लिए मिल रहा है। कन्वेंशनली जो रूल कहते हैं उसके हिसाब से लग रहा था कि जो राज्यसभा की मेंबरशिप है उसमें ऑलरेडी कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन अब सवाल केवल राज्यसभा की जो एक सीट थी जो अभिषेक मनु सिंघवी जीतने वाले थे ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन वो हार गए हैं। अब कयास इस पर बात पर लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल में टिक पाएगी कि नहीं टिक पाएगी। तो आपके मन में कई सारे सवाल होंगे इससे जुड़े हुए, और यूपीएससी के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से कुछ नेटिग्रिटीज में से ना ट्रैप क्वेश्चंस बनते हैं, राइट, रूल से रिगार्डिंग। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो राज्यसभा इलेक्शन से, प्रोसेस से, अपडेट से जो भी क्वेश्चन बन सकता है आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए बेसिक से बात करते हैं, ये हुआ क्या है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी स्ट्रेंथ है 68, यानी कि टोटल 68 एमएलए की सीट पर इलेक्शन होता है। 68 एमएलए हैं, और ऐसे में रूल क्या कहता है कि अगर आपको सरकार बनानी है तो इसका 50% से ज्यादा, यानी कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आपकी पार्टी के पास या फिर आपकी पार्टी और जो गठबंधन है आपका उसके पास होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव हुए तो रिजल्ट ये निकला था, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 40 सीट्स थी, बीजेपी के पास 25 और 3 थे आपके इंडिपेंडेंट। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 68 हो गया, राइट। तो 34+1 होना चाहिए, तो ऑलरेडी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ गई। और नॉर्थ इंडिया का अकेला स्टेट कहा गया जहां पर बीजेपी की सरकार इस रीसेंट इलेक्शन में बन पाई, मतलब कांग्रेस की सरकार बन पाई रीसेंट इलेक्शन में। अब हुआ क्या है यहां पर? अब ये जो 40 हैं, एश्योरिटी थी कि 40 वोट दे देंगे, लेकिन यहां से जो 6 है वो बीजेपी की तरफ उन्होंने फेवर में बेसिकली वोट कर दिया है। तो जाहिर सी बात है इससे चुनाव तो दिक्कत में आ ही गया। लेकिन मुद्दा यह है कि अगर इनके ही लोग इनके खिलाफ वोट डाल रहे हैं, आईएनसी के एमएलएज, तो अब सवाल है फ्लोर टेस्ट का। क्या आईएनसी के पास रिक्वायर्ड मेजॉरिटी है कि दैट दे कैन कंटिन्यू? तो इसी को लेकर अभी ये मीटिंग चल रही थी। इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ, राज्यसभा का इलेक्शन प्रोसेस, ये सब इसमें इन्वॉल्व है। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले तो राज्यसभा का इलेक्शन प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस का मतलब ये होता है ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, और जो इसके इलेक्शंस होते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि इसके इलेक्शंस एक ही बार में सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन होता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? सो दैट वी कैन हैव इट एज अ परमानेंट हाउस। मतलब क्या हुआ, जब हम यूनियन पार्लियामेंट की बात करते हैं तो राज्यसभा एक अपर हाउस है और उसके नीचे लोकसभा। लोकसभा में तो आम जनता वोट डालती है, जैसे कि आप और हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे हम जाते हैं और ईवीएम के थ्रू वोट डालकर आ जाते हैं। लेकिन जब राज्यसभा के मेंबर्स की बात आती है तो मेंबर्स 2 तरीके से चुने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 2 ही तरीके, इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं। एक तो है इनडायरेक्ट इलेक्शन, जिसका किस्सा हम अभी हिमाचल प्रदेश का डिस्कस करने वाले हैं, राइट। और दूसरा है आपका नॉमिनेशन। नॉमिनेशन वाली सीट कुल मिलाकर 12 हैं, और 12 का जो क्राइटेरिया है नॉमिनेट होने का, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर नॉमिनेट करते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर जैसे कुछ एक्ट्रेस, कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट आप देखते हैं जो अपॉइंट हो जाते हैं। तो एक्चुअली ये 4 क्राइटेरिया हैं। कोई बताना चाहेगा 4 क्राइटेरिया क्या है? लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। सोशल सर्विस, ये 4 ही क्राइटेरिया हैं जिसके बिहाफ पर आप नॉमिनेट होते हैं। बाकी रहा ये इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन कितनी सीट पर होता है? देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो हो सकती है वो हो सकती है 250, ठीक। लेकिन प्रेजेंटली जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने के लिए एक आरपीए एक्ट है 1951। अगर बहुत ही आसान भाषा में बताऊं तो आप ये ध्यान रखिए कि 245 सीट हैं टोटल इस समय राज्यसभा में, जिसमें दोनों इंक्लूडेड हैं। अब खुद सोचिए, 245 सीटें, उसमें से 12 तो हो गए नॉमिनेटेड, तो कितने बचे? 233, क्योंकि 233 + 12 क्या हो गया? 245 हो गया। अब ये जो 233 सीट हैं, ये बताइए क्या राज्यसभा में यूटी का भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है या केवल स्टेट का? अगर मैं एक स्टेटमेंट बना दूं कि राज्यसभा राज्यों की सभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, इट हैज मेंबरशिप ऑफ स्टेट्स ओनली व्हेन इट कम्स टू वाया इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो बताइए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? आंसर है स्टेटमेंट फॉल्स है, कारण स्टेट्स प्लस यूटी, हम तीनों का रिप्रेजेंटेशन इसमें देखते हैं। आप कहेंगे एग्जाम्पल दीजिए जरा। अरे एग्जाम्पल दिल्ली का, जैसे दिल्ली की 3 सीट है राज्यसभा में, राइट। और किसकी कितनी सीट होंगी इसके बारे में डिटेल कहां पर है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4th शेड्यूल में ये डिटेल्स जरूरी हैं, ये 4th शेड्यूल में, राइट। ये तो हो गए बेसिक रूल्स, राइट। तो अब ये जो 233 सीट हैं
मान लीजिए हम यहां पर राज्यसभा बना लेते हैं और ये हो गई आपकी 233 सीट, ठीक है, 233 सीट ये हो गई, ठीक। मैंने कहा कि ये परमानेंट हाउस है, यानी कि एक बार में ही सारे इलेक्शन नहीं होते। तो होता क्या है, हम क्या करते हैं, हर 2 साल में, यानी कि 2 ईयर 2 ईयर 2 ईयर, मैं यहां ईयर लिख देता हूं, हर 2 साल में 1/3 सीट पर चुनाव होता है। हर 2 साल में 1/3 सीट पर चुनाव होता है। तो अगर इनका चुनाव अब हुआ इस सीट पर, तो अब ये 6 साल तक रह जाएंगे, क्योंकि बाकी सीट पर चुनाव इतने चलता रहेगा। तो आपको ये लगता है एक तरीके से राज्यसभा इलेक्शंस में एक साइकिल चलती है, जिससे कि हमेशा कुछ ना कुछ मेंबर तो राज्यसभा में बने ही रहेंगे, है कि नहीं, ये स्थायी रहेगा। ऐसा लॉजिक क्यों बनाया गया, मतलब देखिए कोई भी चीज ऐसे ही नहीं आई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। उसका कारण था कि देयर आर इंस्टेंसेस मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेयर अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, क्योंकि लोकसभा तो आप और हम लोग वोट डालते हैं, एक साथ ही लोकसभा का चुनाव होता है ना, तो उस समय पर राज्यसभा कम से कम वहां पर रहे। जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजन में अगर लोकसभा ना हो तो राज्यसभा ही होती है जिसके थ्रू इमरजेंसी का अप्रूवल होता है फॉर टाइम बीइंग। खैर वो किसी और दिन बताएंगे इमरजेंसी वाले चैप्टर में, वैसे एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है इमरजेंसी पर, आप सर्च करेंगे आ जाएगी। तो अब ये तो आपको ब्रॉड पता लग गया। अब आप कहेंगे हमें 2 चीजें सीखनी है, ये हिमाचल में हुआ क्या है और राज्यसभा इलेक्शन के रूल क्या है। तो देखिए 2 चीजें हैं, एक तो है राज्यसभा इलेक्शन के रूल्स क्या हैं, ठीक, बेसिक रूल्स, और फिर प्रोसेस क्या है। ये 2 चीजें आपने सीख ली तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं फिर। तो अब जरा रूल्स के लिए कुछ बेसिक वर्ड्स का इस्तेमाल करता हूं। राज्यसभा इलेक्शन में एक सिस्टम यूज होता है जिसको हम ओपन बैलेट कहते हैं। अब इसकी भी एक कहानी है जो सुप्रीम कोर्ट की जबानी है, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा ओपन बैलेट का मतलब यह नहीं होगा कि पूरी तरह ओपन होगा, यह पार्शियली सीक्रेट है। अगर इन प्रैक्टिस की हम बात करें, आप कहेंगे मतलब समझ नहीं आया हमें क्या चल रहा है, बता देते हैं। राज्यसभा के इलेक्शन में जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उसमें स्टेट्स के एमएलएज वोट डालते हैं, और राज्यसभा इलेक्शन में जो सीट्स एलोकेट होती हैं अंडर शेड्यूल 4 टू डिफरेंट स्टेट्स, वो स्टेट की पॉपुलेशन पर डिपेंड होती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का जो रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में, यानी कि उत्तर प्रदेश से जो राज्यसभा एमपीज हैं वो इक्वल होंगे गोवा के? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो कौन वोट डालेगा? अगर 31 सीट हैं यूपी की इन राज्यसभा, तो यानी कि वोट कौन डालेगा? उत्तर प्रदेश के एमएलएज वोट डालेंगे। गोवा से जो है गोवा के एमएलएज वोट डालेंगे। यूटी इन जे.एंड.के जब यहां पर चुनाव हो जाएगा, यूटी इन दिल्ली जैसे 3 एमपी की सीट है, अभी आपने सुना होगा राज्यसभा एमपी बनी है नई, मिस स्वाति मालीवाल चर्चा में थी। तो किसने वोट डाली? वो दिल्ली के जो एमएलएज हैं उन्होंने वोट डाली। तो यानी कि स्टेट के और जिन यूटीज में एमएलएज होते हैं वो 3 ही यूटीज हैं ऐसी, दिल्ली, पुडुचेरी और आपका जे.एंड.के। तो एक्चुअली बेसिकली एमएलएज ही वोट डालते हैं। कुल मिलाकर आपको बात ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अब वोट कहां डालते हैं? क्या राज्यसभा में वोट डालने आते हैं वहां बैलेट लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली पोलिंग बूथ रेस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबलीज में ही लगता है, यानी कि यूपी का यूपी में लगेगा, कर्नाटक में लगेगा, हिमाचल का हिमाचल में लगेगा। तो करंटली आपने 3 जगह पर न्यूज देखी, कर्नाटका, यूपी और हिमाचल। यूपी में भी समाजवादी पार्टी के कुछ एमएलएज ने उनके पार्टी के जो इंटेंशन थे, जिसको सपोर्ट था, उसके अपोजिट वोट डाल दिया है। ऐसे ही केस यहां पर हुआ है, कांग्रेस के एमएलएज ने बीजेपी के सपोर्ट में वोट डाल दिया है। तो ये कैसे हो पाया? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है विप। तो क्या विप राज्यसभा इलेक्शन के रूल्स में यूज होता है? आंसर इज नो, नहीं होता। विप का मतलब होता है एक डायरेक्शन। कैसे? जो पार्टी होती है, तो पार्टी के जो लेजिस्लेचर में मेंबर्स आए, मान लीजिए आपके एमएलएज आए, तो एक एमएलए को जिम्मेदारी दे देते हैं कि आप हैं हमारे विप। विप एक डायरेक्शन है, पार्टी की डायरेक्शन है, पार्टी के लिए काम करेगी, राइट। तो ऐसे में पार्टी के मेंबर्स को डिसिप्लिन में रखना है। अगर आपने पार्टी के टिकट पर आप जीतकर आए हैं और पार्टी की विप डायरेक्शन को आप नहीं मान रहे हैं, ऑन दिस बेसिस यू कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ जो कहां मेंशन है? 10th शेड्यूल में मेंशन है, राइट। लेकिन यहां पर तो नहीं लगती। फिर आपके मन में सवाल आना चाहिए, लेकिन सर आज का न्यूज़पेपर हमने ओपन किया और पहली पेज पे हमें मिला कि हिमाचल प्रदेश के जिन कांग्रेस एमएलएज ने वोट डाली थी इन फेवर ऑफ बीजेपी कैंडिडेट, उनको तो डिस्क्वालीफाई कर दिया स्पीकर ने एंटी डिफेक्शन लॉ में। ऐसा कैसे कर दिया?
सवाल आपके मन में आ रहा होगा, उसका जवाब भी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको मिल जाएगा, मैं उस पर भी आऊँगा। कैसे वो ज़रूरी था हिमाचल में कांग्रेस को अपनी सरकार बचाने के लिए, केवल रूल्स को मेंड किया जा रहा है, कैसे अभी आपको पता लगेगा। दूसरा, इलेक्शन कैसे होता है, ध्यान रखिएगा, ईवीएम से नहीं होता, बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। बैलेट पेपर, आप कहेंगे बैलेट पेपर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, इतना पुराना तरीका, ईवीएम इस्तेमाल कर लेते। एक्चुअली यहां पर जो मेथड यूज होता है वो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफर वोट का मतलब होता है बैलेट पेपर पे प्रेफरेंसेस देनी होती हैं आपको, तो आपके मैक्सिमम प्रेफरेंस मतलब सिंगल, जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी सबसे ज़्यादा का मतलब है जो रिक्वायर्ड नंबर है वो जीत जाएगा। आप कह रहे हैं सर हमें तो ये बात समझ ही नहीं आई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चलिए आपको ऐसे समझा देते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, एग्जाम्पल काल्पनिक है ये, ठीक, लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसमें टोटल सीट जो है 140 मान लेते हैं। बहुत ही आराम से समझाऊंगा, ध्यान से समझ लेना, केवल लॉजिक है। टोटल सीट 140 है, ठीक, और मान लेते हैं कि इसमें पार्टी ए और पार्टी बी दो के ही इसमें कैंडिडेट्स हैं। पार्टी ए के 100 हैं और पार्टी बी के मान लीजिए 40 हैं, ठीक, और टोटल सीट आपको पता ही लग गई। अब हम क्या करेंगे, 140, और हमने देखा कि यहां से जो राज्यसभा में इनकी मेंबरशिप है वो है मान लीजिए 3, ठीक, तो 140 डिवाइडेड बाय 3 + 1 ये कर देंगे तो इससे हमें कोटा पता लग जाएगा कि कितनी वोट चाहिए जब कोई कैंडिडेट जीता हुआ मिलेगा। आप कहेंगे सर ये क्या कर दिया आपने, मैंने ये कर दिया है कि 140 डिवाइडेड बाय 4 + 1 ये कर दिया है। आप कहेंगे सर ये तो समझ में नहीं आया। अरे यार सिंपल सी सेट है, क्या निकल कर आएगा, 36। आप कहेंगे ये भी नहीं समझ में आया, ऐसा कैसे हो सकता है, 35, अरे 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, और फिर 70/2 35 होता है, राइट, +1 36 आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका मतलब है कि वही राज्यसभा एमपी बनेगा जिसके पास 36 प्रेफरेंस वाली 36 वोट आ जाएंगी। अब आप कहेंगे प्रेफरेंस क्या कह रहे हैं सर आप, हमें वोट तो समझ में आ गई है, अभी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा यहां देखिए, अगर 36 किसी को वोट मिल जाए तो वो राज्यसभा एमपी बन जाएगा इस वाले स्टेट से, ठीक है, ये मेरा स्टेट है, अपना कोई स्टेट बनाया मैंने, ठीक है, एग्जाम्पल में। अब मुझे बताइए पार्टी ए के पास 100 एमएलएज हैं, इनके पास 40 एमएलए हैं, तो ऐसे में जो रूलिंग पार्टी है वो तो यही है भाई, रूलिंग पार्टी तो यही है। तो इस रूलिंग पार्टी के पास 3 में से 2 एश्योर्ड राज्यसभा एमपी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अरे बताइए बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इस वीडियो के थ्रू आप समझ जाएंगे, कभी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि 36 चाहिए तो 36 में से भाई अगर 3 राज्यसभा एमपी की सीट है, राज्यसभा एमपी की सीट है, टोटल है 3, तो 3 में से 2 तो भाई साहब ये पार्टी ए ले ही लेगी। 36 अपने लोगों को कहेगी कि भाई साहब फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, तो 2 तो इनको मिल जाएगी, और 36 का आंकड़ा तो पार्टी बी भी एक कैंडिडेट के फेवर में दे सकती है, तो यानी कि एक जो है सीट वो तो पार्टी बी की भी हो जाएगी। तो यानी कि पार्टी ए के 2 राज्यसभा एमपी और पार्टी ए के 2 और पार्टी बी का 1 राज्यसभा एमपी आ जाएगा। समझ में आया आपको? कई लोगों तो पहली बार ये समझ में आया होगा कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ओ ऐसे होता है ये, अभी बताता हूं। अब एक्चुअल इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है वो बता देता हूं, बहुत आसान है। चलिए यहां पर चुनाव करा देते हैं, कोई दिक्कत? चलिए बताइए किसको चुनाव लड़ना है राज्यसभा एमपी का, नाम बताइए, मैं यहां पर चुनाव करा देता हूं आपका। तो क्लास में से नाम ले लेते हैं, जैसे नीरज हैं, गौरव हैं और विनी, ठीक है। तो नीरज और गौरव और विनी ये तो कैंडिडेट्स हैं आपके पार्टी ए के, ठीक, क्योंकि आपकी अगर टोटल 3 सीट हैं और 2 पार्टी हैं तो दोनों पार्टी चाहेंगी ना कि भाई मैं चाहूंगा कि 3 सीट पर मेरी कैंडिडेट आ जाए, तो लड़ने के लिए चुनाव वो 3 कैंडिडेट उतारेंगी। तो पार्टी ए के तो ये 3 कैंडिडेट हो गए।
अब पार्टी बी के भी कैंडिडेट बन जाइए आप में से कोई, जैसे यश, क्षितिज। तो यश बन गए, क्षितिज, ओके। एक्चुअली जो स्टूडेंट का नाम है वो क्षितिजा है, ओके, क्षितिजा, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट वल्लभ, ये लीजिए, 3 कैंडिडेट ये हो गए। अब देखते हैं इनकी किस्मत में से कौन बनेगा राज्यसभा एमपी। अब चुनाव कराते हैं। अब देखिए होता क्या है, बैलेट पेपर मिलता है और बैलेट पेपर पे नाम डले होते हैं कैंडिडेट्स के कि भाई ये कैंडिडेट है, भाई ये 6 कैंडिडेट हो गए, 3 सीट है ना। और यहां पर स्कोप होता है प्रेफरेंस का। मैं आपको थोड़ा सा और बैलेट पेपर बड़ा बना देता हूं क्योंकि कुछ लोग मोबाइल में इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो ये देखिए, नीरज, गौरव, विनी, यश, क्षितिजा एंड वल्लभ, और ये हो गए आपके प्रेफरेंस, ठीक है। अब आप अपनी श्रद्धा अनुसार वोटिंग शुरू कर दीजिए। मैं मानकर चल रहा हूं आप एमएलएज हैं, तो आप कैसे वोटिंग करेंगे? इसमें पता क्या होता है, इसमें ना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, मैंने लिखा था एक जगह सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये रूल है। तो आप क्या करेंगे, प्रेफरेंस देते हैं। जैसे आप में से कोई कहेगा कि मैं एमएलए होते हुए ये बैलेट पेपर मेरे पास आएगा तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा नीरज को, सेकंड दूंगा गौरव को, थर्ड दूंगा विनी को, बाकी फोर्थ इनको दूंगा या किसी को नहीं दूंगा, जो आपकी मर्जी वो आप करिए, लेकिन सीक्वेंस में आपको प्रेफरेंस देनी होती है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे नेक्स्ट बैलेट पेपर बना लेते हैं। नेक्स्ट बैलेट पेपर में मान लीजिए ओके, तो बैलेट पेपर की सीक्वेंसिंग तो यही रहेगी, के वाई डब्ल्यू जी एन, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि कोई कहे कि मैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस यश को दूंगा, ठीक है, दीजिए आप फर्स्ट प्रेफरेंस, आपकी श्रद्धा है। सेकंड आप क्षितिजा को देना चाह रहे हैं, थर्ड आप विनी को देना चाह रहे हैं, जो आपकी श्रद्धा वैसे दीजिए, ठीक। अब क्या होगा, जब ये पूरे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जब ये पूरी वोट हो जाएगी, वोटिंग देखिए कैसे होगी। जैसे हम ये हैं कैंडिडेट राज्यसभा एमपी के, पार्टी ए के, ठीक, लेकिन एमएलएज हैं आप सब। जब आप सब अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पोलिंग बूथ लगा हुआ है, जब वहां पर आप आएंगे वोट डालने, तो बाकायदा एक टेबल लगी हुई है, पोलिंग बूथ ऑफिसर बैठा हुआ है, वो आपको वायलेट पेन देगा और कहेगा इससे मार्क करिए जी, ये आप मार्क करेंगे। फिर आपकी पार्टी का ही अगर आप एमएलए हैं पार्टी के, तो आपकी पार्टी का ही एक एजेंट वहां पर खड़ा होगा, कोई मेंबर वहां पर खड़ा होगा, आपको उसको दिखाना होगा कि देखिए मैंने ना वोट इसको दिया है, ये प्रेफरेंस मैंने दी है, और उसके बाद आप बैलेट बॉक्स में डालेंगे। आप कहेंगे कि सर ये दिखाना जरूरी है क्या? आंसर इज यस, राइट नाउ इट इज नेसेसरी एज पर करंट रूल, राइट। और आप कहेंगे सर अगर मुझे पसंद नहीं आ रहा बैलेट पेन जो उन्होंने दिया है, मैं तो सर रेड पेन से करूंगा, कर दीजिए आप रेड पेन से, लेकिन फिर आपकी जो वोट हैं वो इनवैलिड हो सकती हैं। 2016 में ऐसा ही हुआ था। 2016 में हरियाणा से राज्यसभा के इलेक्शन थे, वहां पर कांग्रेस की जो कुछ एमएलएस की जो वोट थी ना, वो रद्द हो गई थी क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में अपना पेन निकालकर अपना कर दिया, उस चक्कर में वो इनवैलिड हो गई वोट। तो इलेक्शन का जो रूल है वो पता होना चाहिए। पोलिंग बूथ ऑफिसर ने जो पेन दिया है जिस कलर का, उसी से करेंगे, और आपकी पार्टी का एजेंट होगा उसको दिखाएंगे और उसमें डाल देंगे, किसी और को नहीं दिखाएंगे। किसी और को दिखा दिया तो भी रद्द हो जाएगा, राइट। तो पार्टी कैंडिडेट्स पे ये रूल है कि अपनी पार्टी के जो भी एजेंट है उसको दिखाइए। इंडिपेंडेंट अगर आप हैं, निर्दलीय हैं, तो आपको किसी को नहीं दिखाना, क्योंकि आप तो निर्दलीय किसी पार्टी से थोड़ा ना थे, आप तो ऐसे ही चुनाव लड़े थे, जीत गए थे, ठीक। अब देखिए क्या होगा, अब इनकी काउंटिंग कराते हैं। तो काउंटिंग देखिए कैसे होगी। यहां पर बॉक्स रखे रहेंगे अलग अलग, इन सभी कैंडिडेट्स के बॉक्स रख देते हैं। मान लीजिए बॉक्स है नीरज के लिए, ये गौरव के लिए, विनी के लिए, यश, क्षितिजा, वल्लभ के लिए, ठीक। अब हमने बॉक्स बैलेट निकाला, उसमें देखा अरे ये वाला बैलेट पेपर तो फर्स्ट प्रेफरेंस नीरज की है, चलो इसको नीरज वाले बॉक्स में डाल दो। फिर हमने नेक्स्ट निकाला, ओके इस वाले बैलेट पेपर में तो फर्स्ट प्रेफरेंस यश की है, तो इसको, यश कहाँ है, ये रहा, यश वाले में डाल दो। तो इस तरीके से बैलेट पेपर निकलते रहेंगे और केवल फर्स्ट प्रेफरेंस को काउंटिंग के टाइम पर देखा जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस। और पार्टी कैंडिडेट्स को केवल ये कहा गया है कि भाई ये हमारे कैंडिडेट हैं, तो 100 लोगों को कह दिया भाई फर्स्ट प्रेफरेंस में इन्हें रखना है, राइट। तो कह दिया कि भाई कुछ लोग नीरज को रखो, कुछ लोग गौरव को रखो, कुछ लोग विनी को रखो, इनफॉर्मली ये बता दिया जाता है, ठीक। अब उन्होंने रख लिया, पता लगा यार नीरज के पास 36 प्लस
फर्स्ट प्रेफरेंस वाले आ गए हैं, क्योंकि भाई जिस पार्टी का सपोर्ट है वो पार्टी ए है, सो तो ये बैठे हैं यहाँ पर, 36+ का इनको सपोर्ट आ गया है, तो इनको दे दी जाएंगी बधाई कि आपकी तो जीत निश्चित हो ही गई है। ठीक, अब बाकियों का देखते हैं। गौरव के पास कुछ आया, फिर विनी के पास कुछ आए वोट्स, तो एक तरीके से इन्हीं में से सभी लोग फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दे रहे होंगे। जैसे कि पार्टी बी को पता है कि यार हमारे पास 36+ वोट हैं, लेकिन इससे हम केवल एक ही कैंडिडेट को जिता सकते हैं, तो पहले से ही फोकस कर देते हैं कि यार ऐसा करो यश को जिता लो। ठीक, तो वो यश को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे और यश 36+ आते ही ये पार्टी बी से जीत जाएंगे, राइट। और आप कहेंगे सर ये फिर ये प्रेफरेंस क्यों दे रखी है, व्हाई दिस? ऐसा हो सकता है ना, जैसे 36+ है, तो मान लो ऐसा हुआ नीरज पर इतने लोग मेहरबान हुए कि 50 लोगों ने नीरज को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी, ये वाले बैलेट पेपर 50 लोगों ने। क्या नीरज को 50 की जरूरत थी? नहीं भाई, उनको तो 36 की जरूरत थी बस। तो 36 के बाद जो सरप्लस है, ऐसे में सरप्लस वोट जो है सेकंड पर ट्रांसफर हो जाएंगी, तो फर्स्ट के बाद वो सेकंड पर ट्रांसफर हो जाएंगी। सेकंड कौन है, मतलब अगर ये पता लग रहा है कि भाई कोई नेक्स्ट कोई ऐसा है नहीं जिसके पास 36+ का क्वांटम हो, तो अब जो है ट्रांसफर शुरू होगा। अगर किसी के पास 36+ का फर्स्ट प्रेफरेंस अभी तक नीरज के अलावा या यश के अलावा नहीं आया किसी के पास, तो यानी कि अब हमें वोट ट्रांसफर करना होगा, क्योंकि 36+ तो प्रेफरेंस लानी होगी ना। तो इसी वजह से नाम है सिंगल ट्रांसफरेबल। तो हमने देखा यार, आपको आपकी पार्टी वालों ने दिया, आपको इनकी पार्टी वालों में से 100 में से इतने लोग मेहरबान थे नीरज पर कि 50 के आसपास लोगों ने, या मान लीजिए 60 के आसपास लोगों ने नीरज को ही दे दिया। कुछ लोगों ने इनको दिया, कुछ लोगों ने इनको दिया। ठीक, तो अब इनके वोट को अब ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी पता लगेगा कि गौरव और विन्नी में से कौन जीतेगा। इनका तो कुछ नहीं हुआ। क्षितिजा और वल्लभ, आपको तो बहुत ही कम वोट मिले थे, क्योंकि आपकी पार्टी के पास वैसे ही मात्र 40 थे, उन्होंने फोकस करा दिया था यश पर। तो टाटा बाय बाय, नेक्स्ट टाइम आपका चुनाव कराएंगे, उसमें कुछ उम्मीद देखेंगे। यहां पर अब बात थी वोट ट्रांसफर की, तो पता लगा इस बैलेट पेपर को निकाला, देखा है सेकंड प्रेफरेंस तो गौरव को मिली है, तो यहां पर जो ये वाला बैलेट पेपर है जो अलग से सरप्लस में है, वो हम गौरव को ट्रांसफर कर देंगे। फिर नेक्स्ट निकालेंगे, पता लगा गौरव को है, नेक्स्ट निकालेंगे, पता लगा विनी को है, फिर निकालेंगे किसको है, गौरव को है। तो इन सरप्लस वालों को देखेंगे और पता लगेगा अरे यार गौरव के पास 36+ बैठ गए हैं, ओ 36+ बैठ गए, मान लीजिए अब इनको कॉन्ग्रेचुलेशन कर दीजिए, नाउ ही इज राज्यसभा MP। ऑफिशियली कौन डिक्लेयर करेगा? इलेक्शन कमीशन। अगर आपको क्लियर हो गया हो ये प्रोसेस तो मेंशन वाह, क्लियर है? अभी क्लियर है आपको? इस तरीके से होती है वोटिंग। अब आप कहेंगे हिमाचल में हुआ क्या है, यूपी में हुआ क्या है? हुआ ये है कि यहां पर दूसरी पार्टी के कैंडिडेट्स, जैसे ये 100 कैंडिडेट्स हैं, भले इनके पास मेजॉरिटी है, इनमें से कुछ लोगों ने दूसरी पार्टी को वोट दे दिया और दिखाकर अपनी पार्टी कैंडिडेट को, देखिए हम दे रहे हैं दूसरे को। क्यों? क्योंकि आप हम पर पार्टी विप नहीं लगा सकते। राज्यसभा इलेक्शन का रूल कहता है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रखेंगे एमएलए की। एमएलए जिसको वोट देना चाहता है दीजिए, हालांकि पार्टी चाहे तो अपना डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है। आप उनको पार्टी से बाहर निकालना चाहते हैं, निकाल दीजिए, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर नहीं लगेगा। फिर आप कहेंगे ये क्या हुआ, फिर अब कैसे एंटी डिफेक्शन लॉ लग गया हिमाचल के केस में? अब देखिए हिमाचल का केस क्या है। इसी वजह से पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, डेप्यूटी CM ऑफ कर्नाटका, राइट, और अदर सीनियर लीडर्स सब हिमाचल में इस टाइम पर। क्यों? टोटल 68 सीट है, राइट। 68 में से आपको पता है 34+ आपको रखना है, तभी आपकी सरकार रह पाएगी। वैसे तो आपके पास 40 थे, लेकिन 6 को बीजेपी ने इंप्रेस कर लिया है किसी तरीके से, राइट, वो उनका आपस का मामला है। तो यानी कि आपके पास आंकड़ा खुद कहां आ रहा है? 34 पर आ रहा है। तो यानी कि अभी 5 साल सरकार चलनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिमाचल में, और भी आधा ही टाइम हुआ है, सरकार गिरने के मौके आ गए। तो कांग्रेस का कहना है नॉट सो इजी, अगर आप रूल को तोड़ सकते हैं बीजेपी, तो हम भी तो कर सकते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़। तो इनसे पूछा गया आप क्या करोगे जुगाड़? तो उन्होंने कहा कि देखो बीजेपी तुम्हारे पास है 25, और प्लस ये जो 3 थे ना इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट पहले तो सपोर्ट करते थे कांग्रेस को, लेकिन अब राज्यसभा इलेक्शन में इन्होंने भी दिखा दिया है कि हम सपोर्ट करते हैं बीजेपी को। तो टोटल आपके पास हैं कितने? 25 + 3। ये जो है ये तो इन्होंने, ये हैं तो INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, लेकिन यहीं से ही बीजेपी को वोट इन्होंने दी है, बीजेपी के कैंडिडेट को। ऑफिशियली पार्टी ज्वाइन नहीं करी है। अगर ऑफिशियली पार्टी ज्वाइन करते तो एंटी डिफेक्शन लगता। राज्यसभा इलेक्शन में आप अपनी मर्जी से किसी को वोट दे सकते हो, नहीं लगता। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि अगर इसमें से मान लो, मतलब
ये 3 मानिए, ठीक है ना, जैसे ये 3 है, ठीक है, 3 ये 6 हो गए टोटल। अगर ये 3 जो है बाहर हुए हैं और हम जो है इन 3 को अगर डिस्क्वालीफाई कर दें, मान लीजिए, या 6 को डिस्क्वालीफाई कर दें, पूरा कंडीशन ये है कि अगर 68 का अभी टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली है और इसमें से हमने हटा डिस्क्वालीफाई करके इसको किसी तरीके से 62 ला दिया, 6 को अगर हमने डिस्क्वालीफाई करा दिया और 62 ला दिया, तो 34 प्लस का आंकड़ा, 34 का आंकड़ा आपका 62, मतलब अगर टोटल स्ट्रेंथ इफेक्टिव 62 हो गई, 62 हो गई, क्योंकि मेजोरिटी जो आपको रखनी होती है वो इफेक्टिव स्ट्रेंथ का प्लस रखना होगा, 50% प्लस रखना होगा। तो अगर ये वो करा पाए तो ऐसे में उनकी जो सरकार है वो स्टेबल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। लेकिन भाई ने हटाए कैसे? तो इसका तरीका उन्होंने इजाद किया कि इससे पहले बजट सेशन चल रहा था, उसमें कट मोशन के दौरान फाइनेंस बिल एक पास होना था। तो रूल कहता है कि जब आपकी गवर्नमेंट का बिल आए और आपकी सरकार आपसे उसमें सपोर्ट के लिए कहे तो आपको वोट डालनी होगी सपोर्ट में। ऐसा नहीं है कि आप उसके खिलाफ चले जाएं। अगर खिलाफ चले गए तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। तो अभी उन्होंने अपने स्पीकर को कहा कि महोदय देखिए, ऑफिशियल रिकॉर्ड में है कि ये उस दिन विधानसभा में मौजूद थे, लेकिन इन्होंने वोट नहीं करा था इसमें गवर्नमेंट के सपोर्ट में। हमने उस दिन अनदेखा कर दिया था, लेकिन आज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बाय दिस एंटी डिफेक्शन रूल इनको बर्खास्त कीजिए। स्पीकर साहब वो हैं रूलिंग पार्टी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, उन्होंने कहा इस काम में देरी कैसी, उनको कर दिया डिस्क्वालीफाई। तो ऐसे में उन्होंने इफेक्टिव स्ट्रेंथ को कम कर दिया, जिससे बीजेपी के लिए अब जो सरकार है हिमाचल में कांग्रेस की गिराना वो थोड़ा सा और मुश्किल हो जाए, राइट। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, राइट। आई थिंक ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब मैं कुछ रूल्स आपको हाईलाइट करना चाहूंगा, मुझे लगता है कि वहां से ट्रैप क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। जैसे ये कुलदीप नैयर केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यसभा के इलेक्शन फाइट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप उसी स्टेट से बिलोंग करते हो। एग्जांपल, जो अभी अभिषेक मनु सिंघवी चर्चा में है, जो चुनाव हारे हैं कांग्रेस के कैंडिडेट हिमाचल से, इससे पहले वो वेस्ट बंगाल से राज्यसभा एमपी हैं, अब हिमाचल से लड़ना चाह रहे थे। क्यों? जरूरी नहीं है कि आप वहां से हो जिस राज्य से आप राज्यसभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इससे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, वो राज्यसभा मेंबर थे फ्रॉम आसाम, राइट। तो ये हो सकता है कुलदीप नैयर केस में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। ये मैं आपको बता चुका हूं, ऑथराइज एजेंट को शो करना है, किसी और को शो नहीं करना है। अच्छा, नोटा पर बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। नोटा पर इलेक्शन कमीशन ने 2014 में कहा कि हम ना अलग से ईवीएम इशू कर देंगे और उसमें ना नोटा भी आप टाइप कर सकते हो, टैप कर सकते हो कि आपको कोई पसंद नहीं है इन केस ऑफ राज्यसभा इलेक्शन। लेकिन अपडेट पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये है अपडेट, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ऐसा कोई प्रोविजन यहां पर नहीं होगा। कहा कि जो नन ऑफ द अबव है, नोटा है, वो केवल जनरल इलेक्शन के लिए है, यानी कि लोकसभा इलेक्शन में नोटा लगता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, गलत मत करना। अगर कह दे कि राज्यसभा इलेक्शन में भी नोटा होता है, कह देना नहीं होता। लोकसभा इलेक्शन में होता है, विधानसभा इलेक्शन में होता है, राइट। एमएलएस के इलेक्शन में होता है और आपके जो लोकसभा एमपी है उनके इलेक्शन में होता है, राज्यसभा एमपी के इलेक्शन में नहीं होता। मैं तभी हाईलाइट कर रहा हूं, आपको प्रीलिम्स में आ सकता है आपका, राइट। अच्छा, एक ये इंपॉर्टेंट एक ट्रैप बन सकता है कि अगर मान लीजिए कोई एमएलए है, वो इलेक्शन जीत तो गया है लेकिन अभी तक उसने ओथ नहीं ली है, तो क्या तब भी वो राज्यसभा इलेक्शन में वोट डाल सकता है? तो इन जनरल आप रूल पढ़ते हो कि जब तक आपने ओथ नहीं लिया तब तक आप कोई अपनी लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में एंगेज नहीं हो सकते, तब तक आप विधानसभा में आकर वोट नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में आप डाल सकते हैं वोट। कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, राज्यसभा इलेक्शन में वोट डालना ये कोई लेजिस्लेटिव एक्शन नहीं है, ये कोई कानून बनाने वाला काम नहीं है, तो ऐसे में आप वोट डाल सकते हो। एमएलएज ही वोट डालते हैं, लेकिन वो एमएलए भी डाल सकता है जो चुनाव तो जीत गया लेकिन अभी ओथ नहीं लिए। ये छोटे छोटे बारीक वाली पॉइंट्स हैं, मुझे लगता है कि यहां से ट्रैप में लिया जाएगा, तो आप ट्रैप में मत आना। ये मैं आपको बात बता ही चुका हूं। डिस्क्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन रूल क्रॉस वोटिंग में नहीं लगता, राज्यसभा इलेक्शन में नहीं लगता। हिमाचल में जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो इस वजह से नहीं हुए, वो फाइनेंस बिल, जो सरकार का फाइनेंस बिल है उसमें उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, इस वजह से हुए हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि अब आप ट्रैप में नहीं आओगे कहीं भी, ठीक है। इट्स क्लियर, ग्रेट, अभी आपको क्लियर है। तो आई थिंक आपको क्लैरिटी मिली होगी। आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं क्या समझ में आया आपको, और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए।